नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजवीर चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं असरा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारी जेट आईसीआर और बीएचयू में हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं और 12th में भी हमारा ये पूरा चैप्टर है। तो आज हम बात करेंगे खाद्यान्न फसल की एक फसल गेहूँ के बारे में। कल हमने अध्ययन किया था खाद्यान्न फसलों का वानस्पतिक नाम और उनके कुल का अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, प्लीज़ जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। हम चलते हैं सीधे हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गेहूँ। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी एग्जाम में भी आ सकता है। डायरेक्ट हमारी एग्जाम में पूछ सकता है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम बताइए। तो ये ज़रूर याद रखना है आपको। गेहूं का वानस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम और जो मैक्रोनी गेहूं होता है उसका वानस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। तो ये दोनों वानस्पतिक नाम हमें याद रखने हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम पूछे तो ट्रिटिकम एस्टिवम, और अगर क्वेश्चन में आ जाए मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम तो हमें क्या करना है? ट्रिटिकम ड्यूरम। तो ये दोनों वानस्पतिक नाम हमें जरूर याद होने चाहिए। इसके बाद आता है गेहूं का कुल। गेहूं का कुल क्या होता है? ग्रेमनी या पोएसी। हमारी जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं उन सब का कुल एक ही होता है, ग्रेमनी या पोएसी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बिना देखे आप जो भी खाद्यान्न फसल याद कर लीजिए, उनका कुल सभी का क्या होगा? ग्रेमनी या पोएसी। या ग्रेमनी या पोएसी को हम घास कुल भी बोल सकते हैं। ग्रेमनी या पोएसी को हम क्या बोल सकते हैं? घास कुल भी बोल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा इस बात को। गेहूं का पुष्पक्रम होता है बाली या स्पाइक। गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? बाली या स्पाइक। गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर कितने होते हैं गेहूं में? 42। 2n बराबर कितने होते हैं? 42। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 61 से 71। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 61 से 71 होती है। गेहूं में वसा की मात्रा कितनी होती है? 2 से 2.5। गेहूं में वसा की मात्रा कितनी होती है? 2 से 2.5। गेहूं के दाना, जो गेहूं का दाना होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैरियोप्सिस। गेहूं के दाने को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। याद रखिएगा, गेहूं के दाने को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी। गेहूं में सर्वाधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन बी। इसे भी याद रखना है। जो मैंने ये सारे टॉपिक्स, ये पॉइंट्स बताए, ये सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। क्लास पूरी ध्यान से देना है। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं मेरे व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे मैसेज करके इसकी PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेक्सिको में। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेक्सिको में। मेक्सिको में ही मक्का का अनुसंधान संस्थान भी है। तो आप एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। गेहूं का और मक्का का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मेक्सिको में। गेहूं का और मक्का का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मेक्सिको में। विश्व में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। यानी कि पूरे वर्ल्ड में गेहूं का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है? चीन का। और दूसरा स्थान कौन सा है? भारत का। विश्व में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान तो चीन का है और दूसरा किसका है? भारत का। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी में है, लेकिन उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ होती है? पंजाब में। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? यूपी का। लेकिन उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ की है? पंजाब की। तो इसका मतलब समझना कि गेहूं सर्वाधिक भारत में उगाते कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, लेकिन होता कहाँ पे? पंजाब में। मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल में तो यूपी में उगाया जाता है, लेकिन कम क्षेत्रफल में अधिक उपज कहाँ होती है? पंजाब में। तो यही बताया गया है, उत्पादन यूपी में और उत्पादकता पंजाब में। राजस्थान में प्रथम स्थान श्रीगंगानगर का है। राजस्थान में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? श्रीगंगानगर का। श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है कि अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है, तो इसे भी याद रखना आप जरूर।
गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ग्लूटीन प्रोटीन। गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? ग्लूटीन प्रोटीन। और इसी का दूसरा नाम प्लास्टिक भी होता है। हम ग्लूटीन प्रोटीन को प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। इसी प्रोटीन के कारण डबल रोटी, बिस्किट, चपाती फूलती है। जो गेहूं में पाई जाने वाली है ग्लूटीन प्रोटीन है, इसी प्रोटीन के कारण हमारी जो चपाती होती है वो फूलती है। बिस्किट, डबल रोटी ये सभी इसी प्रोटीन के कारण फूलते हैं। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं। गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? नोरिन। गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? नोरिन। और प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? नोरिन 10। आपने नोटिस किया हो तो मैंने इनको हाईलाइट किया है, नोरिन और नोरिन 10 को, क्योंकि फ्रेंड्स हम ज़्यादातर यहीं कंफ्यूज होते हैं। एग्जामिनर पूछ लेता है गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन और ऑप्शन दोनों डाल देता है, नोरिन और नोरिन 10। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आएगा। तो इसको ज़रूर याद रखना है, गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? नोरिन। लेकिन प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? नोरिन 10। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें। को हरित क्रांति की प्रमुख खाद्यान्न फसल माना जाता है। हरित क्रांति की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं। हरित क्रांति की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं। तो हमें इसे भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह रबी ऋतु की फसल है। शीत ऋतु चक्र पाया जाता है इसमें। स्वपरागित पादप है। शीतोष्ण जलवायु, ठंडी जलवायु पाई जाती, ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है गेहूं की फसल को। तापमान कितना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की फसल को बोने के लिए कौन सी मृदा चाहिए? बलुई मृदा। गेहूं की फसल को बोने के लिए कौन सी मृदा चाहिए? बलुई मृदा। इसके बाद आता है इसका पीएच। इसकी पीएच मान कितनी होती है? 6 से 8। पीएच मान कितनी होती है? 6 से 8। बीज दर अब आती है सीड रेट। सिंचित क्षेत्र के लिए बीज दर होती है 100 kg पर हेक्टेयर, 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और असिंचित क्षेत्र के लिए बीज दर कितनी होती है? 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसे भी याद रखना है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देता है ये भी। इसकी R/R यानी कि कतार से कतार की दूरी कितनी होती है? 22.5 सेंटीमीटर। इसकी P/P पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। इसकी गहराई कितनी रखते हैं? जब गेहूं की फसल को बोते हैं, गेहूं के बीज को बोते हैं तो इसकी गहराई रखते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर। इसमें खाद डालते हैं 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर में। गेहूं की फसल में उर्वरक डालते समय उर्वरक में N नाइट्रोजन होना चाहिए 120, P फास्फोरस होना चाहिए 60 और K पोटेशियम होना चाहिए 40। तो इसे भी हमें इन सारे आंकड़ों को याद रखना है। इसके बाद आता है गेहूं की फसल में बीज व उर्वरक की दूरी कितनी रखते हैं? 2 सेंटीमीटर। गेहूं की फसल में बीज व उर्वरक की दूरी कितनी रखते हैं? 2 सेंटीमीटर। प्रमुख खरपतवार होता है बथुआ, और बथुए के नियंत्रण के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ये एक खरपतवारनाशी है 2,4-D, इसका प्रयोग किया जाता है। नकलची खरपतवार गेहूं इसके नियंत्रण के लिए थाइसोप्यूप्रोन और सल्फोसल्फ्यूरोन का प्रयोग किया जाता है। गेहूं की फसल की सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं? 6। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अक्सर जेट में इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, ICR BH में पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार या नोट करके इसको जरूर याद करना। गेहूं की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, पहली क्रांतिक अवस्था कौन सी है? CRI। 1 मिनट में इन सबको साफ कर देता हूँ। पहली क्रांतिक अवस्था कौन सी है? CRI। CRI को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष जड़ जमाव। इसमें 21वें दिन पर सिंचाई की जाती है। दूसरी आती है ट्रिलिंग। इसमें सिंचाई कितने दिनों के बाद की जाती है? 40 से 45 दिन बाद। इसे हिंदी में बोलते हैं कले बनते समय। ट्रिलिंग का मतलब होता है कले बनते समय। तीसरी क्रांतिक अवस्था आती है जॉइंटिंग। जॉइंटिंग मतलब गांठे बनते समय। गांठे बनते समय 60 से 65 दिन पर तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। चौथी क्रांतिक अवस्था आती है फ्लोरिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पन अवस्था। जब गेहूं में पुष्पन अवस्था आती है उस समय 80 से 85 दिन के बीच सिंचाई करनी चाहिए।
5वीं क्रांतिक अवस्था है मिल्किंग, दूधिया अवस्था। इसमें 100 से 105 दिन पर सिंचाई करनी चाहिए। छठी आती है ड्रो, इसमें 115 से 120 दिन पर सिंचाई करनी चाहिए। तो एक बार आप इनके हिंदी में नाम नोट कर लीजिएगा। पहले का है सीड्स जड़ जमाव, लिख लीजिएगा सीड्स जड़ जमाव। दूसरे का है कले बनते समय, दूसरे का क्या होता है क्ले बनते समय। तीसरे का क्या होता है गांठे बनते समय। चौथे दूधिया अवस्था, पांचवी होती है चौथी होती है पुष्पन अवस्था, पांचवी होती है दूधिया अवस्था और छठी होती है पकते समय। ये 6 वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछ ही लेता है एग्जामिनर, तो इसको ज़रूर याद रखना, ध्यान दीजिएगा इस पे ज़्यादा। इसके बाद आती हैं गेहूं की किस्में। पहली किस्म है लोक फर्स्ट, कल्याण सोना, राज 377, अर्जुन, सोनारा 64 और 63, लरमा राजो, हीरा, मोती, बहादुर, सुजाता, राज 3065, राज 4051, मालविया, जॉब 666, K65, प्रताप जिसका दूसरा नाम HD 1981 भी है, जनक, छोटी लरमा, सोनालिका जिसका दूसरा नाम RR21 है, जयराम, मेघदूत, गिरिजा, सैलजा, गेहूं। ये हैं गेहूं की किस्में। इसमें जो ये लोक फर्स्ट किस्म है ये लवणीय क्षारीय मृदा हेतु उपयुक्त मानी जाती है। लोक फर्स्ट कहाँ किसके लिए? लवणीय क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लोक फर्स्ट कहाँ के लिए? लवणीय क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद आती है कल्याण सोना, याद रखना, राज 3777, अर्जुन का दूसरा नाम है HD 2009। इसमें 2,4-D जो खरपतवारनाशी है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें? अर्जुन किसमें। इसका दूसरा नाम है HD 2009, इसको भी नोट कर लेना। इसके बाद आता है सोनारा 64 और 63, लरमा राजो। ये दोनों गेहूं की ये दोनों किस्में हरित क्रांति के समय मंगवाई गई थी, तो इनको भी नोट कर लेना। सोनारा 63 और सोनारा 64 ये गेहूं की किस्में हरित क्रांति के समय मंगवाई गई थी। हीरा, मोती, बहादुर, सुजाता, राज 3065, राज 4051। जो ये राज 4051 किस्म है ये गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मालविया, जॉब 666, K65, प्रताप HD 1981, जनक, छोटी लरमा। जो ये प्रताप, जनक और छोटी लरमा ये तीनों किस्में 2 जीन बोनी किस्में कहलाती हैं। प्रताप, जनक, छोटी लरमा ये 2 जीन बोनी किस्में हैं। सोनालिका, जयराम, मेघदूत, गिरिजा, सैलजा, गेहूं। जो ये सोनालिका है ये 1 जीन बोनी किस्म है। जयराम, मेघदूत और गिरिजा, सैलजा ये चारों किस्में ड्यूरम गेहूं की किस्में हैं। जयराम, मेघदूत, गिरिजा, सैलजा, गेहूं ये चारों किस्में किसकी हैं? ड्यूरम गेहूं की किस्में हैं। इसके बाद आता है गेहूं के रोग। गेहूं के 3 मुख्य रोग पाए जाते हैं गेहूं में। पहला है भूरी पक्सिनिया रिकोंडिटा, इनको जरूर याद रखना है, अक्सर पूछ लेता है। भूरी पक्सिनिया रिकोंडिटा, काली पक्सिनिया ग्रेमिनिस भूरी पक्सिनिया रिकोंडिटा, काली पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई सॉरी। इसके बाद है पीली पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मस। पीली पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मस कौन सा है? पीली पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मस, पीली पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मस। इसके बाद है गेहूं में लगने वाला कीट। तो गेहूं में लगने वाला कीट मुख्यतः कौन सा है? दीमक। गेहूं में लगने वाला मुख्यतः कीट कौन सा है? दीमक। गेहूं की फसल को पाले से बचाने के लिए गेहूं की फसल को पाले से बचाने के लिए 0.1% गंधक के तेजाब का छिड़काव करना चाहिए। गेहूं की फसल को पाले से बचाने के लिए गंधक के तेजाब का कितना % छिड़काव करना चाहिए? 0.1% का। गेहूं की उपज, सिंचित क्षेत्र में गेहूं की उपज कितनी मिलती है? 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। गेहूं की उपज में सिंचित क्षेत्र के लिए उपज कितनी मिलती है? 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र के लिए 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो उपज भी हमें याद रखनी है, कभी कभार पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी गेहूं की फसल
जो जेट की नज़र में यह फसल इतनी है, जेट की एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता, तो आप ध्यान से स्टडी करना इसको। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और लिंक मिल जाएंगे, आप वहां जाकर इसकी फ्री वीडियो भी मंगवा सकते हैं। तो यह हमारी शुरुआती मेहनत है, धीरे धीरे आपको इससे भी अच्छे वीडियो, इससे भी बेहतरीन लेक्चर मिलने लग जाएंगे। बस आप इसे लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए। 11th क्लास में भी आपके ये पूरा पॉइंट है, 12th क्लास में आपके ये पूरा एक पॉइंट है, सॉरी 11th में तो शायद हट गया इस बार, 12th में ये पूरा पॉइंट है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।